हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 के एमसीक्यूज देख रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करिए। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ लेकिन मुझे वीडियोस पे लाइक नहीं मिलते हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि मैं और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ला सकूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट अंडर आईबीसी 2016। यहाँ पूछा है कि लिक्विडेशन मतलब जो इंसॉल कंपनी को, जैसे अगर यहाँ पे ये एक कॉर्पोरेट से रिलेटेड है तो यहाँ कंपनी को जब बंद करने की वो प्रोसेस चालू होती है, एक लिक्विडेशन करने की जब ऑर्डर मिलता है ना, तो जिस दिन डेट पास हुआ है कोर्ट की तरफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के थ्रू कि लिक्विडेशन किया जाए अंडर सेक्शन 33, तो वो दिन जो डेट होती है वो लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट होती है। हमने कल लास्ट वीडियो में एक देखा था इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। तो इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट में उस डेट को बोलेंगे जिस दिन एनसीएलटी एडमिट करता है इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन को। तो ये दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट में होगा कि जिस दिन एनसीएलटी ने इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन एडमिट की है, और लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट में होगा कि जिस दिन लिक्विडेशन का ऑर्डर सेक्शन 33 के तहत पारित किया गया हो, है ना। तो जो लिक्विडेशन ऑर्डर अंडर सेक्शन 33 जो है ये सेक्शन 5 सब सेक्शन 17 के तहत बोला गया है, और जो एनसीएलटी इंसॉल्वेंसी कमेंस मतलब जो एप्लीकेशन एडमिट करती है तो वो जो सेक्शन है सेक्शन 5 सब सेक्शन 12 के तहत है ना। तो याद रखिएगा सेक्शन 5 12 में इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट दिया गया। चलिए, as per section 5 subsection 17, liquidation commencement date is the date when liquidation proceeding begin as per section 33 और 59। तो सेक्शन 33 भी है और सेक्शन 59 जो कोड में जो दिए प्रोसेस दिए जिसमें ऑर्डर होंगे तो उसके तहत दिया गया, इसके अंतर्गत आएगा। चलिए नेक्स्ट है, Which of the following falls under the definition of operational creditor? तो ऑपरेशनल क्रेडिटर की डेफिनेशन में कौन आएगा? तो यहाँ पे जो है a person to whom an operational debt is on or has been legally transferred। ठीक है, जो लीगली ट्रांसफर किया गया है, ठीक है, या फिर खुद ने लिया है, जो इसके तहत आएगा। तो ऑपरेशनल क्या होगा? ऑपरेशनल मतलब जो बिजनेस को रन कराने के लिए जो ऑपरेशन संचालनात्मक होता है, जो उसको संचालन करने के लिए जो भी यहाँ पे लोन जो दिया गया है वो ऑपरेशनल क्रेडिटर के तहत आएंगे। मतलब जैसे जो सप्लायर है, ठीक है, जो जो हमें गुड्स प्रोवाइड करा रहा है या कोई सर्विस के प्रोवाइड करा रहा है, कोई लीगली उन पर हम पे जो है कि उनको पैसा देना है ना, तो ऐसे जो होंगे डेट मतलब जो पैसा देना बाकी है तो वो वहां पर जिनको देना है वो क्रेडिट मतलब डेटर होगा, और जिस व्यक्ति को दिया जाएगा वो क्रेडिटर हो जाएगा। तो यहाँ हमारे जो भी सप्लायर होंगे, अगर हम कंपनी है तो कंपनी के जो भी सप्लायर है जिनको पैसा देना बाकी है, ठीक है, जो हमें गुड्स दे रहे हैं या सर्विसेज दे रहे हैं, तो यहाँ पे उन्हें ऑपरेशनल क्रेडिटर कहा जाएगा। तो सेक्शन 5 सबसेक्शन 20 के अनुसार ऑपरेशनल क्रेडिटर वह व्यक्ति होता है जिसे संचालनात्मक ऋण देना होता है, मतलब ऑपरेशनल डेप्थ देना होता है, जिसमें वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति जो सप्लाई की जा रही है गुड्स और सर्विसेज की, और या वैधानिक देनदारियां शामिल होती है। लीगल जो देने की जो चीजें होगी, है ना, तो वो इसमें शामिल होगा। नेक्स्ट है ऑपरेशनल डेथ में क्या कौन सा दायित्व शामिल है? तो व्हाट इज लाइबिलिटी आर इंक्लूडेड इन ऑपरेशनल डेट। तो ऑपरेशनल डेट में क्या क्या लाइबिलिटी है? तो अभी हमने देखा था कि जो ऑपरेशनल क्रेडिटर में कौन आएंगे, जो सप्लायर है, जो गुड्स और ये सब प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वही डेट जहां क्लेम रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस एंड ड्यूज पेबल टू द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को जो पे करना है, ठीक है, गुड्स और सर्विसेज जो सप्लाई कीजिए, तो उसके जो क्लेम है जितने भी वो इसके तहत आ जाएंगे। सेक्शन 5 सब सेक्शन 21 के अनुसार ऑपरेशनल डेट में वस्तुओं सेवाओं की आपूर्ति से जुड़े दावे और सरकार को देकर एवं अन्य शुल्क शामिल होते हैं। ठीक है, तो इसमें सारे जो गवर्नमेंट को अगर कोई पे करना है हमें, ठीक है, ड्यूज वगैरह है वो, और गुड्स और सर्विसेज के लिए जो पेमेंट बाकी है वो सब इसमें शामिल होगा।
पर्सनल गारंटर कौन होता है? तो पर्सनल गारंटर क्या होता है कि श्योरिटी होता है, जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी देखा है ना कि जहां पर जो प्रिंसिपल डेटर की तरफ से एक पर्सन क्रेडिटर को ये देता है कि पेमेंट कर देगा, तो ये गारंटी दी है। तो वैसे ही यहाँ पे भी कॉर्पोरेट में भी मतलब जो श्योरिटी के रूप में काम कर रहा है, तो यहाँ पर्सनल गारंटर वो कहलाएगा। तो पर्सन हु अ पर्सन हु गारंटीज फॉर अ कॉर्पोरेट डेटर, तो कॉर्पोरेट डेटर के लिए मतलब जो कंपनी लोन ले रही है ना, तो वो उसके लिए गारंटी दे रहा है ऐसा व्यक्ति, है ना, तो वो इसके तहत आ जाएगा, मतलब कि श्योरिटी है वो भी, है ना। तो सेक्शन 5 सब सेक्शन 22 पर्सनल गारंटर वह व्यक्ति होता है जो किसी कॉर्पोरेट डेटर के ऋण के लिए गारंटी देता है। नेक्स्ट है रिलेटेड पार्टी किसे माना जाएगा, मतलब हु इज कंसिडर्ड एज अ रिलेटेड पार्टी। तो रिलेटेड पार्टी होगा डायरेक्टर और की मैनेजर, मतलब जो कंपनी से जो भी रिलेटेड है ना, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कैसे भी वो रिलेटेड है, वो रिलेटेड पार्टी की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कंपनी का डायरेक्टर है वो कंपनी से जुड़ा है सीधे, की मैनेजर पर्सन जिसमें सीएफओ आते रहते हैं, सीईओ आ जाएंगे, एमडी वगैरह आ जाएंगे, कंपनी सेक्रेटरी आ जाएंगे, तो ये सब की केएमपी के अंतर्गत आ जाते हैं ना। तो ये सब भी कॉर्पोरेट डेटर मतलब उससे जुड़े मतलब कॉर्पोरेट डेटर हो जाएंगे। अ पर्सन हु कैन इन्फ्लुएंस द कंपनीज डिसीजन, ऐसा व्यक्ति जो जैसे मैनेजमेंट में मतलब उस जो भी कंपनी के डिसीजन होंगे उस पर इन्फ्लुएंस कर सकता है, मतलब उसका इतना भारी, भले ही वो डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली वो उसका इतना वैसा जुड़ा है कि उसकी वजह से कंपनी के इसमें डिसीजन होते हैं, है ना, इन्फ्लुएंस कर सकता है, वो बदल सकता है, उसके प्रभावित कर सकता है अपने उसके डिसीजन कंपनी के। और पीपल इन्वॉल्व इन द कंपनी पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस, अब कंपनी की जो भी पॉलिसी मेकिंग होती है उसके अंतर्गत इन्वॉल्व है, तो ऐसे व्यक्ति, तो ये सारे क्या कहलाएंगे, रिलेटेड पार्टी कहलाएंगे। सेक्शन 5 सब सेक्शन 24 रिलेटेड पार्टी में डायरेक्टर्स, पार्टनर्स, है ना, और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी, नीति निर्माण प्रक्रिया में भाग लेने वाले व्यक्ति और वे लोग शामिल होते हैं जो कंपनी के निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रिलेटेड पार्टी की जो डेफिनेशन है सेक्शन 5 सब सेक्शन 24 में और भी ग्राउंड्स देख सकते हैं उसमें, कि जैसे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप या पार्टनरशिप फर्म में वो डायरेक्टर है, पार्टनर है या मैनेजर है, और वहाँ का और वो इसके या उसके रिलेटिव्स उस वहाँ पे पार्टनर है और वो इस कंपनी में भी से भी जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर ये भी कॉर्पोरेट डेटर की कैटेगरी में आ जाएगा। प्राइवेट कंपनी है जिसमें वो डायरेक्टर है, मतलब जिसका एक कोई डायरेक्टर, पार्टनर, मैनेजर और कॉर्पोरेट डेटर जो है, और होल्ड अलोंग विद द रिलेटिव्स या उसके रिलेटिव्स के साथ, है ना, 2% से या उससे ज्यादा की शेयर कैपिटल होल्ड कर रखी है उसने अगर, तो वो भी रिलेटेड पार्टी की कैटेगरी में आएगा। पब्लिक कंपनी है, उसने भी अगर 2% से मतलब उसके जो डायरेक्टर, पार्टनर और मैनेजर होंगे जिसने भी इस कंपनी के भी 2% अगर शेयर कैपिटल ले रखी है, तो वो भी उससे रिलेटेड माने जाएंगे। एनी बॉडी कॉर्पोरेट है ना, उसके डायरेक्टर मतलब कोई भी दूसरी बॉडी के जो भी डायरेक्टर, कॉर्पोरेट बॉडी के डायरेक्टर, पार्टनर और मैनेजर जो भी है, वो इसमें भी अगर अपना हित रखते हैं, शेयर रखते हैं, तो वो इसमें मतलब रिलेटेड पार्टी मान लिए जाते हैं। ठीक है, तो आप इसकी एक बार डेफिनेशन देख लीजिएगा पूरी। चलिए नेक्स्ट है रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की क्या भूमिका होती है, व्हाट इज द रोल ऑफ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। तो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल वो होता है जो कॉर्पोरेट ये जो इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन है इसकी प्रोसेस इसको कंडक्ट करता है, या प्री पैकेट रिजोल्यूशन प्रोसेस को कंडक्ट करता है, ऐसा पर्सन होता है। इसी तरह रिजोल्यूशन एप्लीकेंट भी होता है, मतलब जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को मतलब ये पूरी जो इंडिविजुअल या किसी के साथ मिलकर, अदर पर्सन के साथ मिलकर एक रिजोल्यूशन प्लान सबमिट करता है रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को, है ना, ताकि तो वो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट कहलाता है। तो यहाँ राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। तो सेक्शन 5 सब सेक्शन 27 के अनुसार रिजोल्यूशन प्रोफेशनल वह पेशेवर होता है जो दिवालिया समाधान प्रक्रिया, मतलब ये कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन और प्री पैकेज समाधान प्रक्रिया को संचालित करता है, तो प्री पैकेज रिजोल्यूशन प्रोसेस को कंडक्ट करता है, ऐसा प्रोफेशनल रिजोल्यूशन प्रोफेशनल कहलाता है। नेक्स्ट है व्हाट डज वोटिंग शेयर मीन्स,
वोटिंग शेयर मतलब परसेंटेज ऑफ वोटिंग राइट्स ऑफ अ फाइनेंशियल क्रेडिटर, है ना। तो जिस वोटिंग शेयर मतलब जिसके पास राइट है, मतलब परसेंटेज है इतना कि वो वोट कर सकता है फाइनेंशियल क्रेडिटर के। सेक्शन 5 सबसेक्शन 28 के अनुसार वोटिंग शेयर किसी वित्तीय ऋणदाता की समिति में उसके वित्तीय ऋण के आधार पर तय होने वाले वोटिंग अधिकार का प्रतिशत होता है। नेक्स्ट है, व्हेन डज द प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस बिगिन, मतलब कब से ये स्टार्ट होती है जो ये प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन है। तो जो प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन होता है, मतलब ये जो प्रोसेस होती है इसमें क्या होता है कि जो डिफॉल्टर कंपनी जो होती है ना, जिसने डिफॉल्ट किया है अपने डेब्ट का भुगतान करने में, तो यहाँ पे क्रेडिटर और ये मिलकर क्या करते हैं आपस में पहले कुछ प्लान करते हैं कि ताकि इसका रीस्ट्रक्चरिंग मतलब इसको वापस उठाया जा सके ना, रीस्ट्रक्चरिंग किया जा सके। तो इसका मतलब यहाँ पे ऐसा दोनों मिलकर रिजोल्यूशन प्लान करते हैं। और ये कि ना पहला जो वो जो प्रोसेस जिसमें ये मतलब जो फाइनल जो प्रोसेस होती है जिसमें लिक्विडेशन में जाती है कंपनी, उसके पहले की एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या कि क्रेडिटर ये दोनों मिलकर प्लान करते हैं कि इसको अपन कैसे रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं ना। मतलब जो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग होती है उसके शुरू होने से पहले ये वाली इसको की ताकि फाइनेंशियल डिफिकल्टीज को रिमूव किया जा सके। ये जनरली अवेलेबल माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए यूज होती है। तो ये पूरी प्रोसेस पूरा मतलब एक्ट में इसके बारे में प्रोसेस के बारे में दोनों प्रोसेस के बारे में दिया गया है। तो अब यहाँ पूछा है कि ये प्रोसेस कब से स्टार्ट की जाती है। तो ये प्रोसेस जो स्टार्ट होगी व्हेन द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एडमिट्स द एप्लीकेशन, तो एडमिट कर लेती है कि हाँ ये फाइनेंशियल डिफिकल्टीज के लिए ये प्लान सही है ना, और यहाँ पे वो एडमिट कर लिया हमने, तो उस दिन से मानी जाएगी कि प्रोसेस चालू हुई है। प्री पैकेज सेक्शन 5 सबसेक्शन 23B के अनुसार प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस की शुरुआत न्यायिक प्राधिकरण द्वारा आवेदन स्वीकार करने की तिथि से होता है। इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट वाली जो डेट थी हमने उसमें देखा था जिस दिन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो मतलब NCLT एडमिट करता है एप्लीकेशन इंसॉल्वेंसी की। यहाँ पे ये है कि जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो उस प्रोसेस की जो एप्लीकेशन लगाई है एक्सेप्ट की उस दिन से शुरू होगा। अब रिजोल्यूशन प्लान क्या है, व्हाट कैन बी इंक्लूडेड इन अ रिजोल्यूशन प्लान। तो रिजोल्यूशन प्लान में क्या होता है, जनरली मर्जर मतलब जो डिफॉल्टिंग कंपनी होती है उसका रिस्ट्रक्चरिंग करना होता है, क्योंकि अब डेप्थ ज्यादा हो गया है, उसके पास असेट्स कम हो गई है, तो वहां पे क्या होगा उसको वापस उठाने के लिए क्या करेंगे, मर्जर कर देंगे, दूसरी कंपनी के साथ मिला देंगे, नई कंपनी बना लेंगे, अमलगमेशन कर लेंगे, या फिर रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द कंपनी हो जाएगा। मतलब कैसे भी उसको वापस से उठाने की पूरी कोशिश की जाती है। तो ये रिजोल्यूशन प्लान में कि वो कैसे किया जा सकता है, कौन इसके लिए प्लान मतलब जैसे कौन सा अगर कोई उसकी कंपनी खरीदना चाह रहा है तो कौन इसके लिए प्लान आगे आ रहा है। तो ऐसी बहुत सारी प्रोसेस जो होगी वो इस तहत होगी। तो यहाँ पे प्लान बनाया जाता है जो वो, और ये रिजोल्यूशन प्लान जो देता है वो एप्लीकेंट कहलाता है, ठीक है। और जिस प्रोफेशनल को दिया जाता है वो रिजोल्यूशन प्लान प्रोफेशनल कहलाता है। सेक्शन 5 सबसेक्शन 26 के तहत रिजोल्यूशन प्लान कंपनी के वही जो मर्जर अमलगमेशन और रिस्ट्रक्चरिंग के लिए। व्हाट इज प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, ठीक। तो जो प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम है वो क्या होता है, तो ये एक मेमोरेंडम होता है सबमिटेड बाय द कॉर्पोरेट डेटर जो होता है जो डिफॉल्टर कंपनी है वो सबमिट करती है मेमोरेंडम। तो ये जो है हाँ एक मेमोरेंडम है। हु इज कॉल्ड एन ऑपरेशनल क्रेडिटर, ये हम देख चुके। ऑपरेशनल क्रेडिटर मीन्स अ पर्सन टू हुम एन ऑपरेशनल डेप्ट इज ऑन एंड इंक्लूडेड एनी पर्सन टू हुम सच डेप्ट हैज बीन लीगली असाइंड और ट्रांसफर, ऐसा भी व्यक्ति जिसको ऐसा डेप्ट लीगली असाइन कर दिया गया मतलब उस पर उसको दे दिया गया है, ट्रांसफर कर दिया गया है, तो वो सब भी ऑपरेशनल क्रेडिटर के तहत आ जाएंगे। ऑपरेशनल डेप्थ, तो जिनका भुगतान जो सेक्शन 21 में दिया है, ऑपरेशनल डेप्थ मींस एंड क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ गुड्स और सर्विस इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट, जो मतलब एम्प्लॉयमेंट दी है किया है तो वो सर्विसेज है ना, गुड सप्लाई किया है उसके लिए। और डेप्थ इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूज अराइजिंग अंडर द लॉ, मतलब गवर्नमेंट को देना है कोई पैसा तो वो चीज for the time being in force and payable to the central government or any state government or any local authority। तो इन सबको जो देना ड्यू बाकी वो ऑपरेशनल डेप्थ हो जाता है हमारा। नेक्स्ट है
हु अमंग द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन डेफिनेशन ऑफ पर्सनल। ठीक है, तो कौन आएगा इसमें, तो इसमें डायरेक्टर भी आते हैं, मैनेजर और एमडी वगैरह जो भी है ये सब इसमें आ जाएंगे। तो सेक्शन 23 पर्सन इंक्लूड्स द डायरेक्टर, मैनेजर, की मैनेजर पर्सन, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स एंड एम्प्लॉइज इफ एनी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर्स, है ना। कॉर्पोरेट डेटर्स का इनमें से कोई भी जो होगा वो इसकी डेफिनेशन में आएगा सेक्शन 23 के। सॉरी, ये सेक्शन 23 नहीं है, ये सेक्शन 5 सब सेक्शन 23 आएगा, है ना। तो ये करेक्ट कर लीजिएगा। और ऊपर भी सेम यही है कि पर्सनल गारंटर में कौन आएगा, तो सेक्शन 5 सब सेक्शन 22। ये डेफिनेशन क्लॉज हम देख रहे हैं क्योंकि, तो ये थोड़ा, और ये जो ऑपरेशनल डेटर भी यही है जो सेक्शन 5 सब सेक्शन 20 है, तो ये भी हमारा डेफिनेशन क्लॉज ही चल रहा है। रिलेटेड पार्टी हम देख चुके हैं, पर इसके अलावा और देख लेते हैं जो सेक्शन 5 सबसेक्शन 24 में बोला, रिलेटेड पार्टी इंक्लूड डायरेक्टर, केएमपी। केएमपी में कौन कौन आ जाता है, सीएफओ, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, सीएस, है ना, एमडी, ये सब इसमें आ जाएंगे। फुल टाइम डायरेक्टर, पार्टनर्स एंड जो भी पार्टनर्स वगैरह है पार्टनरशिप फर्म में भी है और इसमें भी है ऐसा, एंटिटीज कंट्रोल्ड और सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय देम। तो जो भी ऐसी एंटिटी है जो उस कंपनी में को इन्फ्लुएंस कर सकती है, उसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकती है, बट डज नॉट इंक्लूड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। तो इसमें इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को शामिल नहीं किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें ये भी आएगा, कंपनी में 10% तक का जो शेयर रखने वाला व्यक्ति है वो भी इसके तहत शामिल है रिलेटेड पार्टी में। रिजोल्यूशन एप्लीकेंट, तो जो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट कौन होगा, जो पर्सन सबमिट करता है रिजोल्यूशन प्लान टू द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल पर्सुएंट टू एन इनविटेशन मेड। मतलब जो स्कीम बनाते हैं ना, उसके लिए जो प्लान बना रहे हैं, तो वो ऐसा पर्सन जो अप्लाई कर रहा है इसके लिए। तो ये सेक्शन 5 सब सेक्शन 25 में है। नेक्स्ट है रिजोल्यूशन प्लान, तो जिसमें वो प्लान है, प्रपोज प्लान होता है, जिसमें रिजोल्यूशन एप्लीकेंट क्या करेगा, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर्स जो है उसके लिए रिजोल्यूशन प्लान वो करेंगे प्लान बनाया जाएगा। वोटिंग शेयर हम देख चुके थे। वोटिंग शेयर मींस द शेयर ऑफ द वोटिंग राइट्स ऑफ अ सिंगल फाइनेंशियल क्रेडिटर इन अ कमिटी ऑफ द क्रेडिटर्स। नेक्स्ट है who can initiate the corporate insolvency resolution process under section 6 of the insolvency and bankruptcy code। तो ये जो प्रोसेस है ये कौन इनिशिएट कर सकता है, तो फाइनेंशियल क्रेडिटर भी कर सकते हैं जिनको पैसा लेना है, और मतलब जो जिन्होंने लोन दिया है, सीधा सा डायरेक्टली फाइनेंशियल लोन दिया है कंपनी को। ऑपरेशनल क्रेडिटर वो व्यक्ति जो इन्होंने मतलब गुड्स प्रोवाइड किया और उनको पैसा लेना है अभी, सप्लायर जो है, सर्विसेज दी, एम्प्लॉइज ने सर्विसेज दी लेकिन पैसा नहीं मिला है, तो ये ऑपरेशनल मतलब जो डे टू डे ऑपरेशन के लिए, जो कंपनी के ऑपरेशन के लिए जो पैसा ड्यू है वो। और कॉर्पोरेट डेटर, ओनली कॉर्पोरेट डेटर मतलब जो कंपनी है वो खुद भी, जो डिफॉल्टर है वो कंपनी भी इसमें कर सकती है। तो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है as per section 7 of IBC, how can a financial creditor initiate CI, मतलब जो ये प्रोसेस है कॉर्पोरेट दिवालिया समाधान प्रक्रिया है, वो कैसे फाइनेंशियल क्रेडिटर कैसे इनिशिएट करेंगे। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, इंडिविजुअली और ज्वाइंटली विद द अदर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। तो या तो वो खुद भी कर सकता है इनिशिएट, या फिर दूसरे जो फाइनेंशियल क्रेडिटर उनके साथ मिलकर भी कर सकते हैं। तो सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 में बोलते हैं कि कोई भी जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है वो या तो खुद या फिर जॉइंटली दूसरे क्रेडिटर्स के साथ मिलकर एनसीएलटी के सामने आवेदन करेंगे, है ना। यदि डिफॉल्ट हुआ है, तो अगर उनका पेमेंट मिलने में डिफॉल्ट हुआ है तो वो कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है व्हाट डॉक्यूमेंट मस्ट बी फाइनेंशियल क्रेडिटर सबमिट टू इनिशिएट सीआईआरपी अंडर सेक्शन 7। अब क्योंकि अप्लाई कर रहे हैं तो अब उसके साथ कोई फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स मतलब डॉक्यूमेंट्स करना फाइल करना होगा। तो क्या क्या होगा, तो रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट, नेम ऑफ प्रपोज रिजोल्यूशन प्रोफेशनल और अदर प्रिस्क्राइब इन्फॉर्मेशन जो ये सब इसमें डिस्क्राइब करना होगा। तो ये सेक्शन 7 सब सेक्शन 3 में बोला गया है। नेक्स्ट है when does the CIRP
मीन्स इफ NCLT admits the application under section 7, ठीक है। तो जो NCLT की जो ये प्रोसेस है ना, अगर वो एडमिट कर लेता है तो फिर कब शुरू होगा, मतलब ये प्रोसेस कब से शुरू हो जाएगी? तो ये प्रोसेस जो चालू हो जाएगी फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर बाय NCLT। NCLT ने जो ऑर्डर दिया है उसके दिन से ये जो प्रोसेस है ये चालू हो जाएगी। जब NCLT आवेदन स्वीकार करता है तो कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया उसी दिन से शुरू होती है। नेक्स्ट है बिफोर इनिशिएटिंग CIRP, ये जो प्रोसेस है उसको इनिशिएट करने से पहले व्हाट मस्ट एन ऑपरेशनल क्रेडिटर डू एज पर सेक्शन 8। तो यहाँ पे ऑपरेशनल क्रेडिटर के लिए बोला गया है कि ये प्रोसेस चालू करने से पहले उनको क्या करना चाहिए, मतलब क्या करना होता है ऑपरेशनल क्रेडिटर को। तो उन्हें एक सेंड डिमांड नोटिस टू द कॉर्पोरेटर, जो डिफॉल्टर है, जो कंपनी है ना, उसको डिमांड नोटिस दिया जाएगा कि हमको हमारा पेमेंट कर दिया जाए, भुगतान कर दिया जाए बकाया राशि का। तो सेक्शन 8 में इस बारे में बोला गया है। नेक्स्ट है within how many days must the corporate debtor respond to a demand notice issued by an operational creditor अंडर सेक्शन 8। अब सेक्शन 8 में ऑपरेशनल क्रेडिटर कौन? जो गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं और उनका पैसा बकाया है, एम्प्लॉइज वगैरह जो है, वर्कर्स है। तो उन्होंने जो डिमांड नोटिस दिया है सेक्शन 8 में, तो कितने दिन के तहत कॉर्पोरेट डेटर जो है उसको जवाब देना होता है, ठीक है। तो 10 दिन के अंतर्गत देना होगा। तो सेक्शन 8 सब सेक्शन 2 के अनुसार कॉर्पोरेट देनदार को 10 दिनों के भीतर उत्तर देना होता है और यह दिखाना होता है कि या तो भुगतान हो गया या विवाद लंबित है, मतलब या तो पेमेंट हो गया ये दिखाना होगा उनको, मतलब उन्होंने डिमांड नोटिस दिया तो ये बोल दिया कि पेमेंट हो गया, या फिर ये पेंडिंग चल रहा है केस। नेक्स्ट है if the operational creditor does not receive a response what can they do under section 8। अब उनको कॉर्पोरेट डेटर ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, या मतलब दिया भी है या उनको मिला नहीं है, जो भी है ना, मतलब सीधा सा है कि ऑपरेशनल क्रेडिटर को रिस्पॉन्स रिसीव नहीं हुआ है, तब फिर वो क्या करेंगे? सेक्शन 8 में वो पूछा गया है। तो वो क्या करेंगे? वो फाइल एन एप्लीकेशन इन NCLT को एप्लीकेशन देंगे। यदि कॉर्पोरेट डेटर ने 10 दिन के अंदर उत्तर नहीं देता है तो जो ऑपरेशनल क्रेडिटर है वो सेक्शन 9 के तहत NCLT में आवेदन दाखिल कर सकते हैं। तो सेक्शन 9 में वो एप्लीकेशन करेंगे। फिर है नेक्स्ट, व्हाट एविडेंस कैन कॉर्पोरेट डेटर प्रेजेंट टू शो दैट नो डिफॉल्ट हैज ऑकर्ड। मतलब यहाँ पे कॉर्पोरेट डेटर क्या एविडेंस शो करेगा कि हमने कोई डिफॉल्ट नहीं किया है, ठीक है। तो वो उसके लिए क्या एविडेंस, मतलब अपना डिफॉल्ट नहीं किया है ये बताने के लिए वो एविडेंस में क्या बता सकते हैं? तो प्रूफ ऑफ पेमेंट दिखा दे या फिर प्रूफ ऑफ ऑनगोइंग डिस्प्यूट, ये डिस्प्यूट के अंतर्गत है इसलिए पेमेंट नहीं हुआ है, तो ये इसका कुछ भी प्रूफ दिखा सकते हैं। तो सेक्शन 8 सब सेक्शन 2 में ये बोला गया है कि वो एविडेंस के तौर पे या तो पेमेंट का वो प्रूफ दिखा दे या फिर पेंडिंग केस का दिखा दे। विच ऑथोरिटी ओवरसीज द CIRP प्रोसेस। अब ये कौन सी अथॉरिटी इस पूरी प्रोसेस पर निगरानी रखेगा, है ना, कौन देखेगा इसको? तो ये NCLT रखती है। तो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण इस पूरी प्रोसेस को देखेगी। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 9 ऑफ द IBC an operational creditor can file an application for initiating the corporate insolvency resolution process after how many days of sending a demand notice। तो ये हम देख चुके थे 10 दिन के अंतर्गत उसे करना होगा। तो सेक्शन 9 सब सेक्शन 1, if the operational creditor does not receive payment or notice of dispute from the corporate debtor within 10 days from the delivery of demand notice, they can file application for process। Next है which of the following documents must be submitted by an operational creditor। तो उन्हें क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा? तो कॉपी ऑफ डिमांड नोटिस सेंड टू द कॉर्पोरेट डेटर, उन्होंने जो डिमांड नोटिस दिया है वो, एफिडेविट स्टेटिंग नो डिस्प्यूट एग्जिस्ट, ये बताते हुए कि कोई डिस्प्यूट नहीं है, सर्टिफिकेट फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंफर्मिंग नॉन पेमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कंफर्म कर रही कि कोई पेमेंट नहीं हुआ है, तो ये सब उनको शो करना होगा। तो सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 में बोला गया है कि ऑपरेशनल क्रेडिटर मस्ट सबमिट, उनको क्या देना होगा? डिमांड नोटिस की कॉपी, एफिडेविट कि कोई डिस्प्यूट नहीं है, सर्टिफिकेट फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और रिकॉर्ड फ्रॉम इंफॉर्मेशन यूटिलिटी अगर इफ अवेलेबल है तो।
द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मस्ट डिसाइड ऑन एन एप्लीकेशन। अब जो एप्लीकेशन आई है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की, जो ऑपरेशनल क्रेडिटर ने एप्लीकेशन लगाई है ना, जो भी इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस के लिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन लगाई है, तो उनको कितने दिनों के अंतर्गत उसका जवाब देना होगा, मतलब डिसीजन लेना होगा। तो 14 दिन के अंतर्गत डिसीजन लेना होगा। सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 में बोला है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मतलब एनसीएलटी शेल आइदर एडमिट और रिजेक्ट द एप्लीकेशन विद इन 14 डेज। उनको 14 दिन में या तो उसको एडमिट करना है या रिजेक्ट करना है उस नोट एप्लीकेशन को। इफ द एप्लीकेशन इज इनकम्प्लीट, अगर इनकम्प्लीट है द एप्लीकेंट मस्ट बी गिवन 7 days टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट बिफोर रिजेक्शन। अब एप्लीकेशन ही कंप्लीट नहीं थी तो वहां पे फिर उसको 7 दिन दिया जाएगा एप्लीकेंट को कि उसको सही कर ले वो। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 9 द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस शेल कमेंस फ्रॉम विच डेट। तो किस डेट से माना जाएगा, तो फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ द एप्लीकेशन बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, है ना। तो ये कमेंसमेंट डेट भी इसी को कहा जाता है कि जिस दिन एनसीएलटी ने या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने एप्लीकेशन को एडमिट कर लिया है तो उस दिन से कमेंसमेंट डेट चालू हो जाती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।